नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगिस्ट में। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल के ऊपर तहलका मचा हुआ है। कई देशों में कई सारे अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा है। यहाँ तक कि ब्रिटेन में तो वहाँ की सरकार ही संकट में आती हुई दिख रही है। भारत में जो मुख्य रूप से 2 नाम अभी तक आए हैं इस फाइल में, उसमें केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब का नाम है और अनिल अंबानी जो कि बड़े बिज़नेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनका नाम आया है। लेकिन मुख्य जो इस समय कंट्रोवर्सी विवाद हो रही है, वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी के नाम को लेकर हो रही है और चूँकि कई जगहों पर कई ईमेल में उनका नाम है, जो उनके एक्सचेंजेज़ हैं एप्स्टीन से, उसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष जो है, वो हमलावर है। वो उनके इस्तीफे की माँग कर रहा है। ये दलील दी जा रही है कि अगर हरदीप पुरी उस समय प्राइवेट पर्सन थे, वो किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए थे, तो वो किस हैसियत से जो लिंक्डइन के को-फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा करा रहे थे। भारत सरकार के किस बिना पर वो एक तरह से वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे अपने इन्फ्लुएंस का। क्या अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं और वहाँ भारत की जो व्यवस्था है, वो सब उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं थी? और हरदीप पुरी उसके बाद कई सालों के बाद जब केंद्रीय कैबिनेट में आए, तो ये सब जानते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट में क्यों शरीक किया? ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एप्स्टीन फाइल को लेकर जो तमाम कंट्रोवर्सी है, विवाद है, जो हरदीप पुरी के ऊपर लगातार संकट गहराता जा रहा है, उन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला जो नोटेड पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कमेंटेटर हैं और साथ ही शीतल पी सिंह जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी उनसे भी समझेंगे कि आखिर इस विवाद लेकिन शीतल जी आपसे शुरुआत करते हैं कि जो हरदीप पुरी ने अपने डिफेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग टीवी चैनलों पे उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पता नहीं था, वो स भारी मासूमियत से जवाब देते हैं कि वो एक सेक्स कन्विक्ट था। 2008 में वो कन्विक्ट हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक लंबा उनका इंटरैक्शन हुआ और उसके बाद कुछ 3-4 एक्सचेंजेस हुए हैं ईमेल पे। लेकिन अगर आप उनके सारे मेल में देखें कि किस तरह से वो एक तरह से एप्स्टीन से पूरी तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं कई मौकों पर, न केवल 2014 से लेके 2017 के बीच में अलग-अलग मौकों पर वो अपनी किताब उसे भेंट करना चाहते हैं, उसके साथ कॉफ़ी पीना चाहते हैं, उसके साथ वो सलाह-मशविरा करना चाहते हैं। लिंक्डइन का को-फाउंडर जाएगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? तो एक तरह से पूरी विदेश नीति वो संचालित कर रहे हैं। फिर वैसी स्थिति में आपको लगता है कि उनका जो आर्गुमेंट है, वो बहुत ही वीक आर्गुमेंट है, एक सेक्स कन्विक्ट के साथ में एसोसिएशन और अगर कोई फ़ेवर लिया भी जा रहा है, तो भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक तरह से आप ऐसे मिडल मैन के ज़रिए जो सेक्स कन्विक्ट है, उसके ज़रिए आप अपनी डिप्लोमेसी का फ़ेवर ले रहे हैं, ये तो बड़ी ही आपत्तिजनक बात है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें देखिए हमें ये देखना चाहिए कि भारत के वो लोग जिनके नाम आए हैं, वो लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दुनिया के वे लोग जिनके नाम इस तरह से आए हैं और जिनके बारे में ये सब ये यकीन करते हैं कि वो कम से कम उसके सेक्स ट्रैफिकिंग या उन अपराधों में शामिल नहीं होंगे जो अमानवीय हैं। लेकिन जब उनके किसी के नाम आए तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? नोम चॉम्स्की जो 97 साल के हैं और 3 साल से तो वो इस हालत में नहीं है कि कोई बात कर सकें, स्ट्रोक हुआ था उनको। उनकी पत्नी ने आके क्षमा मांगते हुए सफाई दी। कोई भी व्यक्ति जो इस व्यक्ति के संपर्क में आया और ज्ञान या अज्ञान से, और अगर वो उसके उन अपराधों में शामिल नहीं है, तो निश्चित तौर से मानवीयता से क्षमा मांगेगा। वो मतलब ये जिद नहीं करेगा कि मैं निर्दोष हूं और ये है वो है, डेमोगाग्री नहीं करेगा। हमारे यहाँ ये दूसरी स्थिति है। हमारे यहाँ ये कबूल कर रहे हैं कि हमें पता नहीं था, चलो मान लिया, लेकिन अब आपको पता है ना, अब आपका क्या रवैया है? एक, अब आप उसको ये चाह रहे हैं कि आपसे कोई सवाल भी ना करे। आप इन सवालों के उत्तर देने के लिए तो अब कम से कम सार्वजनिक मंच पे उपलब्ध हो, क्योंकि ये कोई कैसे मान ले कि जो आप कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। और दूसरे, आपकी जो भाषा और जो आचरण है, पूरी सरकार का जो आचरण है, आप इस पे बातचीत से बच रहे हैं।
इसमें एक बात तो पुष्ट हो रही है कि आप जब उस समय कहीं जॉब में नहीं थे, कहीं असाइंड नहीं थे, सिर्फ आपने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी, तो आप घोषित या अघोषित तौर पर भारत के लिए अमेरिका में लॉबिंग का काम आपने शुरू कर दिया था। ये बताएं देश को किस किस के सवाल हुए। अब उन सवालों के उत्तर देने की जगह आप मीडिया में अजीब तरह के एंकर हैं जो इवन एप्स्टीन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कुछ एंकर तो कि एप्स्टीन के दो रूप थे, एक रूप अपराधी का था लेकिन दूसरा रूप पावर ब्रोकर का था। तो यानी उसके पावर ब्रोकर के रूप को क्षमा कर दिया जाए या उसको सही मान लिया जाए और अपराधी स्वरूप को सजा दी जाए। इस तरह के तर्क देने वाले लोग मौजूद हैं। आश्चर्यजनक है। इस पर डिबेट कर रहे हैं हमारे टेलीविजन चैनलों पर। तो इसी वजह से इस तरह के राजनेताओं को ये साहस होता है कि इतने बड़े खुलासे के बाद, जिससे सारी दुनिया में तमाम उन लोगों ने जो किसी न किसी रूप में उससे जुड़े या दाएं बाएं पाए गए हैं, या तो अपने पद छोड़ दिए हैं, या अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया है, या अपने को गवाह के तौर पर प्रस्तुत करने की शीतल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जी जिस तरह से पीटर मेंडल्सन का इस्तीफा हुआ, जिस तरह से जो एप्स्टीन ने जिनके लिए काफी सारी धन संपदा छोड़ दी, वो भी कहीं ना कहीं अपॉलजी मांगी, माफी मांगी और उन्होंने अपने पोजीशन को छोड़ा। लेकिन भारत में जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है, हरदीप पुरी का जो आर्गुमेंट है, और प्राइमा फेसी आपको लगता है कि उनका कहना है कि भाई कुल मिलाकर वो एक प्राइवेट पर्सन थे उस समय, दूसरा वो इस बात को नहीं जानते थे। लेकिन इसी तरह के आरोपों में आपने देखा कि एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उनका लॉबिंग का नहीं था, उनके ऊपर इस तरह के सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप था। यहाँ पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से उनके संबंध और लॉबिंग का जिसको कनेक्शन दिख रहा है कि जो कि पूरी दुनिया में जिसके ऊपर काफी बड़े चार्जेस हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट का और कन्विक्ट है यूएस को कोर्ट से। तो इसमें आपको लगता है कि हरदीप पुरी साहब के जो आर्गुमेंट है वो बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है, या फिर उन्हें इस बात के लिए छूट दी जा सकती है कि भाई लॉबिंग का जो काम है पूरी दुनिया में और खास करके यूएस में, तो लॉबिंग एक बहुत बड़ा धंधा है और लॉबिंग के जरिए वहां पे सरकारें जो हैं अपने न केवल डिप्लोमेसी बल्कि आर्थिक तंत्र को भी चलाती है। तो वैसी स्थिति में भारत सरकार अगर किसी प्राइवेट पर्सन से जो बीजेपी का मेंबर है वो अगर लॉबिंग कर रहा था किसी व्यक्ति के साथ में मिलकर, क्या उसे माफी देना चाहिए या फिर इसमें नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? थैंक यू सो देखिए, मच। किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में तो एक सामान्य सी ये प्रक्रिया ऐसी स्थितियों में होती है, हो रही है, चारों तरफ उसी तरह से हो रही है कि अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जिसकी संवैधानिक जरूरतें हैं और जिसकी एक एक दूसरे, आप इसमें देश की साख की भी बात होती है। आप कैबिनेट मंत्री हैं इस देश के, तो देश की साख है। सारी दुनिया में जब लोग ऐसी किसी स्थिति में नाम आने पर सभ्यता से अपने को जिस स्थिति में है वहां से विड्रॉ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उन्हें तब बेदाग माना जाए जब इसकी कोई भी जानकारी, जांच, किसी किस्म का अध्ययन उस स्थिति तक पहुंच जाए कि हाँ भाई, ये बात ऐसे नहीं है बल्कि वैसे है जैसे वो कहना चाह रहे हैं। तो वो एक अच्छी स्थिति होती। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सफाई देकर अपना पद बचाए रखना चाहते हैं, तो ये बात बड़ी विद्रूप हो जाती है। कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है सार्वजनिक जीवन में, अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जो संवैधानिक शपथ से बंधा हुआ है और जिससे देश की साख जुड़ी हुई है, तो आप जो कह रहे हैं हम उसको फेस वैल्यू पे भी ले लें, तब भी ये जरूरी है कि आप जब तक इस चीज का किसी तरह के अध्ययन से, किसी जांच से, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी से या आने वाले वक्त में अपने आप उसका निस्तारण जब तक न हो जाए, एक फाइनलिटी न हो जाए, तब तक आप कम से कम उस जो मानक पद आपके पास है उसको मत धारण किए रहिए। कोई आपको फांसी नहीं दे रहा है इसमें, यहाँ तो वो मुकदमा भी नहीं है उसके खिलाफ, लेकिन एक मॉरल पोजीशन होती है
लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इस दौर में मॉरल पोजीशंस का तो कोई मतलब कहीं रह ही नहीं गया है। जब इंस्टीट्यूशंस ध्वस्त कर लिए गए हों तो किसी मॉरल पोजीशन की क्या बात किससे की जा सकती है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लगातार घट रहा है, क्योंकि ये बातें सब घूम फिर के कहीं और पहुंचना चाहती हैं, जहां पहुंचने से इनको रोका जा रहा है। इसलिए ये स्थिति बनी हुई। ठीक है। तहसीन साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो हरदीप पुरी साहब का आर्गुमेंट है, वो फेस वैल्यू पे आपको क्या लगता है कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए या उस आर्गुमेंट में कोई ऐसा दम नहीं नज़र आता? क्योंकि अगर वो इतने बड़े डिप्लोमैट होने के बाद भी ये इस बात को नहीं जानते हैं कि वो सेक्सुअल ऑफेंस का कन्विक्ट है और उसके बाद भी वो लगातार उससे मिलते रहते हैं और एक तरह से डिप्लोमेसी के अलावा तमाम मुद्दों पर चाय, कॉफ़ी, किताब सब पे चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सवाल उठाए जाने चाहिए और उन्हें एक मोरल पोज़ीशन लेते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला कि जो एक्सक्यूज़ हरदीप पुरी जी दे रहे कि उस वक़्त वो भाजपा में नहीं थे या एक मंत्री नहीं थे, मुझे लगता है ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफ़िसर थे, उन्होंने देश के लिए काम किया था, वो एक डिप्लोमैट थे। तो एक एक्सपेक्टेड है साहब, अगर मुझे आपसे मिलना है, आपको मुझसे मिलना है, आज कोई भी व्यक्ति गूगल सर्च तो कर लेता और वो खुद एक्सेप्ट करते कि मैंने गूगल सर्च किया। तो जब आप ये गूगल सर्च करते हो कि ये फलाना व्यक्ति कौन है और आपको पता है कि वो एक कॉन्विक्टेड व्यक्ति है एक सेक्स ऑफेंस में, और कौन सा सेक्स ऑफेंस, यंग लड़कियों को वो सोलिसिट कर रहा था, तो हाउ कैन यू हैव एनी इंटरेक्शन विथ हिम? और उससे इंटरेक्शन करते, उससे राब्ता बनाकर, उसके थ्रू लिंक्डइन के मालिक से किसी से भी बातचीत करना, किसी और से उनके थ्रू जिनसे पहचानी, जिनसे वो रूबरू हुए, उनसे किताबें साइन करवाना, मुझे लगता है ये बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता। दूसरी बात, डिड ही परफॉर्म दिस एज अ मिनिस्टर? आई डोंट थिंक, अभी तक तो वो एविडेंस आई नहीं बाहर। बट क्योंकि वो एक कॉन्विक्टेड सेक्स अफेंडर के साथ वो रूबरू थे, उनके साथ उनका एक राब्ता था, उनके साथ वे बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इस मॉरल ग्राउंड्स पर आदरणीय प्रधानमंत्री को इमीडिएटली यह आदेश देना चाहिए कि हरदीप पुरी जी अपना रेजिग्नेशन देश के सामने रखें। और देखिए, पूरी दुनिया में अपने ब्रिटेन में देखा कि वहां पे वजीर आजम ने आकर माफी मांगी है, तो पूरी दुनिया में किसी ने, जो जिन्होंने इसका संज्ञान लिया है, दे अपोलोजाइज फॉर देयर कंडक्ट। तो मुझे लगता है यही होना चाहिए भारत के अंदर। मैं ये मानता हूं कि ही वाज नॉट अ मिनिस्टर, मैं ये मानता हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेट्स बी फेयर, बट इस चीज को नहीं मानता हूं कि ही शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ही वॉज चैटिंग, ही इज अकाउंटेबल फॉर इट, पीरियड। और वो किस हिसाब से भारत के लिए वो लॉबिंग कर रहे थे? मुझे एक चीज बताइए, जो एक कुछ ईमेल थे उसमें वो कुछ बातचीत कर रहे, वो कुछ मीटिंग सेट करने, उनको करना है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका में भारत के उस वक्त एम्बेसडर्स नहीं थे, वो क्या कर रहे थे? सो व्हाई इज ही फेलिसिटेटिंग ऑल ऑफ दिस? देयर इज नो रीजन। वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटिक रिटायर्ड ऑफिसर थे उस वक्त, उनको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो कर रहे थे आउट ऑफ पैशन, गुडविल, या जिस संगठन में वो उस वक्त थे, तो आपने एक सिंपल गूगल सर्च नहीं किया? ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है ना, मिसलीड करने वाली बात है। लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि चूंकि भारत सरकार जिस तरह से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक अपनी क्लोज कोऑर्डिनेशन या फिर घनिष्ठ संबंध बनाना चाहती थी, जिस तरह से अनिल अंबानी के जो चैट आप पढ़े, जो ईमेल में उनका जिक्र आया है, अनिल अंबानी भी एक उद्योगपति होते हुए भी भारत सरकार के बिहाफ पे डायलॉग कर रहे हैं एप्स्टीन से, और ऐसा लगता है कि अमेरिका में मोदी और बीजेपी की सरकार के बिहाफ पे एप्स्टीन से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। इसमें से फिलहाल इतनी लंबी चौड़ी फाइल है जिसमें 2 ही 3 व्यक्ति का नाम आया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और खुलासे हों। लेकिन कुल मिलाकर जो भारत की एक स्थिति बनती है इस तरह के खुलासे से, वो बड़ी ही डैमेजिंग और भारत का जो पूरा तंत्र है उसको बाईपास करके कोई उद्योगपति भारत सरकार के बिहाफ पे डील कर रहा है, कोई प्राइवेट पर्सन डील कर रहा है, और भी हो सकता है कि कोई इस तरह का व्यक्ति डील कर रहा हो जिसके ऊपर और ग्रेव चार्जेज हो, वो ऑफेंडर हो, सेक्सुअल कन्विक्ट हो। तो ये तो भारत की बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति बनाती है। हाँ, हाँ। शिवानंद तिवारी एक बिहार के प्रमुख नेता हैं कि जो कि लालू के साथ भी उन्होंने काम किया, नीतीश के साथ भी काम किया। उन्होंने एक अपने संस्मरण में ये खुलासा किया है कि जब चंद्रशेखर एक तरह से 77 में जब उन्हें टिकट चंद्रशेखर जी ने दिया और चुनाव लड़ने के लिए कहा, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया।
तो चंद्रशेखर जी ने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जापान की यात्रा कर लो, और 15 दिन के जापान की यात्रा पर गए। उसमें हरदीप पुरी उस समय जापान के फॉरेन एम्बेसी में कार्य कर रहे थे, शायद उनकी पहली पोस्टिंग थी, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से जापान जैसी कंट्री में, जहाँ पे ट्रैफिक, रेड लाइट और इन सब की आप वायोलेट नहीं कर सकते, और इतनी कड़ी व्यवस्था है कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का उल्लंघन करे। लेकिन हरदीप पुरी शिवानंद तिवारी के साथ गाड़ी में गए और उन्होंने नो ट्रैफिक जोन में गाड़ी घुसा दी और पास हो गए। तो शिवानंद तिवारी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो हरदीप पुरी का जवाब था कि ये जापानीज कभी सोच भी नहीं सकते कि नो ट्रैफिक जोन में कोई आदमी घुसेगा। तो इसलिए उनके इस जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको रहती है, उसका उल्लंघन करते हुए उसका फ़ायदा उठाया। तो हरदीप पुरी कहीं पहले से ही उनकी ये टेंडेंसी रही है कि रूल को वायोलेट करो, और अपने काम को करने के लिए वो किसी भी तरीके से हुक बाय हुक एंड क्रुक वो अपना काम कर सकते हैं। हाँ, अब ये संदर्भ भी आया है जो आपने अभी बताया। लेकिन जो आप इससे पहले एक प्रश्न पूछ रहे थे कि वो 2016 और 2017 में हमारे यहाँ जिन पात्रों की भूमिका ऐसे प्रसंग में रही है जिसमें अनिल अंबानी का नाम है, 2016 में राफेल वाले मामले में उनकी भूमिका सामने आई। उसके आधे अधूरे तथ्य देश में आ पाए, भारत में उसकी कोई जांच नहीं हुई। एक पोर्टल ने फ्रांस में उसकी जांच की और काफी वहां एक जांच के आदेश भी हुए। भारत में तो हर चीज दब गई। उसके बाद हम उन्हीं अनिल अंबानी को पाते हैं कि अगले वर्ष 2017 के मार्च में वो एप्स्टीन से संपर्क कर रहे हैं, और एप्स्टीन की ओर से कोई ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन जो है वो भारत के नेता को वो नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रहा है। इसके बाद उन लोगों में बात होती है, और जून में प्रधानमंत्री जी को अमेरिका प्रधानमंत्री जी जाते हैं और ट्रंप से उनकी मुलाकात होती है। इसके बाद जुलाई में वो इजराइल जाते हैं, पहली बार जाते हैं। पहला कोई प्रधानमंत्री है जो जाता है वहां भारत की ओर से इजराइल में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ओर से इजराइल पर तमाम बार लगभग हर साल कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जिससे दुनिया में उसे कोई एक अच्छे देश की तरह से नहीं लिया जाता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, और उसी समय वो ट्वीट आता है एप्स्टीन का कि वहां जो मुलाकात हुई उसमें वो नाचे गाए टाइप, डांस एंड अदर वो वर्ड यूज है। तो ये सारी चीजें जो कि इनकी डेट लाइन आसपास की है, ऐसा लगता है कि सत्ता में 2014 में आने के बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ आसपास जो लोग थे वो इस बात से परिचित थे कि प्रधानमंत्री जी की बड़ी इच्छा है अमेरिका से, और खासकर उस समय राष्ट्रपति ट्रंप से किसी तरह से संबंध बन जाए। तो ये सारे घोड़े एक ही दिशा में दौड़ते हुए हमें मिल रहे हैं। एक और सज्जन का नाम है जिन्होंने किताब भी लिखी है मोदी जी पर, और जिन्होंने मोदी जी के कैंपेन में 2014 से पहले काम किया था, रवि क्या नाम, बंटा या क्या नाम है उनका भी नाम, उनसे भी मेल वगैरह बहुत से आए हैं। वो तो शायद उनके द्वीप पे भी गए थे। तो कई भारतीय हमें एक ही दिशा में दौड़ते मिल रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो हमारा वर्तमान डिस्पेंसेशन है इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने देना चाहता, क्योंकि उसे खतरा है कि बात सिर्फ हरदीप पुरी पे नहीं रुकेगी, बात आगे बढ़ेगी। अगर किसी किस्म की जांच वगैरह आपस में की जाती है किसी स्तर पर, तो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे लगता है ये सब भी कारण है कि हम ऐसे पोस्चर में देख रहे हैं, और कोई रिपेंट करता हुआ आदमी नहीं मिल रहा है इतनी बड़ी बात पर, जबकि सारी दुनिया उस पर शर्मिंदा है। जो जहां जिसका नाम आ रहा है अपनी अपनी तरह से पहले शर्मिंदगी व्यक्त करता है, बाद में सफाइयां देता है। हमारे शर्मिंदगी का कोई एहसास हमारे सामने नहीं। तहसीन साहब, अगर आपको आवाज मिल रही है, सबसे पहले जब ये बात आई सर, तो तहसीन सबसे जी नहीं पहले है। ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि एक ऐसे सेक्सुअल कॉन्डक्ट का जो कन्विक्ट है उसकी बात पे हम कैसे विश्वास करें, या उसकी बात पे क्या हमें उस फेस वैल्यू पे उसकी बात माननी चाहिए। तो पहला डिफेंस ये प्रस्तुत किया गया कि एप्स्टीन की कोई क्रेडेंशियल नहीं है, वो तो कोई कुछ भी कह सकता है, उसकी फाइल में कुछ भी हो सकता है, हम उसको क्यों तवज्जो दे रहे हैं। उसके बाद का डिफेंस आया कि जब ये मामला बढ़ने लगा तो हरदीप पुरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा कि उनका तो एक ही कुल मिलाकर लेंदी इंटरेक्शन हुआ है, और बाकी छोटे मोटे
2-3 ईमेल एक्सचेंजेस हैं। लेकिन अगर फाइलों को देखें तो उनके काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं और काफ़ी सारी बातें उन्होंने की है, न केवल पर्सनल जब उनकी चाय-कॉफ़ी पे मुलाकातें हुई होंगी, बल्कि जिस तरह से वो एडवाइस माँग रहे हैं अलग-अलग मामलों में, उससे लगता है कि वो भारत की डिप्लोमेसी को अमेरिका में बैठ के एप्स्टीन के सहारे चलाने की कोशिश कर रहे थे और शायद यही दौर था जब सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, उनको एक तरह से कॉर्नर कर दिया गया था, किनारे कर दिया गया था। वो सिर्फ़ कहा जाता था कि ट्विटर की मंत्री हैं और पूरी जो डिप्लोमेसी थी, वो कहीं न कहीं और तरीके से चल रही थी। तो आप कैसे देखते हैं आज की स्थिति में? क्या भारत का जो मान-सम्मान है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है? तो इस अंतिम सवाल को शीतल जी आपसे ले लेते हैं कि चूँकि आपने ये बात बड़े विस्तार से कही कि आज की तारीख में जो डिस्पेंशन है, वो इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा या फिर मामले को दबाने की कोशिश जैसे कि सरकारें करती हैं कि मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए, दबा दिया जाए, कोई और हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें कोई फाइनल कंक्लूजन तक बात जाएगी? क्या विपक्ष का दबाव इतना बढ़ेगा कि एमजे अकबर की तरह उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या फिर सरकार क्राइसिस मैनेज कर लेगी? देखिए, हमारे यहाँ अभी तक हमारे जो अनुभव चाहे राफेल के मामले में हो, पेगासस के मामले में हो और अब इस मामले में जो ऐसा चल रहा है, वो किसी फाइनलिटी पे नहीं जाते और उसकी वजह ये है कि हमारी कोर्ट्स ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। नोटबंदी के मामले में उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, गैर कानूनी है और उसको क्वैश भी कर दिया, लेकिन उस मामले की कोई जाँच नहीं की। उसमें किसी क्रिमिनलिटी की या किसी तरह की गड़बड़ी की जाँच का कोई आदेश नहीं दिया। उसको उन्होंने बहने दिया पानी। तो चूंकि इन सभी मामलों में कुछ नहीं हुआ है, तो इस मामले में कुछ होगा, इसकी बहुत उम्मीद कैसे लगाई जाए? ये है कि राजनीतिक रूप से अगर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जब एप्स्टीन का नाम लिया, तब जाके हरदीप पुरी सामने आए, वरना तो कितने दिन से ये खबर चल रही थी और सब हो रहा था और इधर से उधर वो गायब थे। पूरी सरकार जो है हमारे यहाँ चीजों को कारपेट के नीचे डालने में यकीन रखती है और डाल ले जाती है। उसकी चूंकि सफलता रही है ये, कि उसके लिए अब हम तो जब अपने पेशे के मीडिया के लोगों को देख रहे हैं कि वो कैसे-कैसे तर्क दे रहे हैं, कुतर्क को तर्क बता रहे हैं, तो जो जिनके नाम आ रहे हैं वो बाबर तो ये बाबर करेंगे ही। के सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब जो कमाल की चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं, उसमें एक और कमाल हो सकता है, जिसकी आप आपका इशारा है जिसकी ओर, तो हमें क्या हो सकता है, हम लोग तो आबादी होते जा रहे हैं इस तरह के अचरज के और सरकार की ओर से ऐसे दावे किए भी जाते हैं कि यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता। तो अब ऐसी जब स्थिति है, कोई ढिठाई पे आ जाए और उसको सरकार में होने का लाभ भी हो और इंस्टीट्यूशंस को उसने रौंद डाला हो और इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को समर्पित भी कर दिया हो, तो निश्चित तौर पर उम्मीदें फिर कैसे की जा सकती हैं। लेकिन ये नाउम्मीदी बहुत खतरे का संकेत लोकतंत्र में या किसी भी समाज में होती है और हम लगातार नाउम्मीदी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अगर आप देखें कांग्रेस के दौर में यूपीए के रेज़िम में ढेर सारे मंत्रियों के इस्तीफे हुए, चार्जेस लगने के बाद और इस तरह से कई मुसीबतों में फँसने के बाद यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री का जो ऐतिहासिक किस्सा है वो तो जानते ही हैं आप लोग कि किस तरह से उन्होंने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एप्स्टीन की फाइल में एक सेक्सुअल कन्विक्ट के साथ में संबंध रखने के लिए, उनसे गाइडेंस लेने के लिए, डिप्लोमैटिक फेवर लेने के लिए और किताबें और कॉफ़ी और चाय पे डिस्कशन करने के लिए जो आरोप लग रहे हैं हरदीप पुरी पर, उसको लेकर विपक्ष जो है वो दबाव बढ़ा रहा है कि सरकार की तरफ से हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए। सवाल ये है कि सरकार इस दबाव को झेल ले जाएगी, हेडलाइन मैनेज कर लेगी या फिर हरदीप पुरी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए टेन न्यूज़ के साथ।